नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। सबसे पहले हम अपर रूप की परिभाषा जान लेते हैं कि यानी अपर रूप कहते किसे हैं। अपर रूप किसे कहते हैं? कोई भी तत्व है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, कोई भी हो सकता है, वो तत्व है, उसके एक से अधिक रूप हो, यानी दो या दो से अधिक रूप हो तो हम उसे क्या कहते हैं? उन रूपों को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। जैसे हम कार्बन तत्व का बात करें तो कार्बन तत्व होता है, उसके अगर हम रूपों की बात करें तो कार्बन कोयले में पाया जा सकता है, हीरे में पाया जा सकता है और ग्रेफाइट में। यानी ये क्या है? कार्बन के रूप हैं। यानी ये जो कार्बन तत्व है इसके 3 रूप हैं, जैसे कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये क्या कहलाते हैं? कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं और इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। जैसे कार्बन जो है वो क्या दर्शा रहा है? अपर रूप दर्शा रहा है। तो कार्बन के अंदर कौन सा गुण है? अपर रूपता गुण है। अब ये जो अपर रूप होते हैं, जैसे कार्बन के अपर रूप ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिए। इनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग कैसे होते हैं? कोयला काला रंग का होता है, हीरा चमकदार होता है और ग्रेफाइट काला और मुलायम होता है। ये हीरा और कोयला कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। तो ये है ना इनके भौतिक गुण। भौतिक गुण तो असमान होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। रासायनिक गुण समान कैसे होंगे? क्योंकि कोयला भी कार्बन से मिलकर बना है, जो हीरा है वो भी कार्बन से मिलकर बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन से। यानी इनके जो रासायनिक गुण हैं वो तो समान है, लेकिन भौतिक गुणों में असमानता है। तो ये तो हो गई परिभाषा अपर रूप की और अपर रूपता की। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहेंगे? जिसमें क्रिस्टल उपस्थित हो। ये तो हो गया क्रिस्टलीय अपर रूप। और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप तो किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप कार्बन का वह अपर रूप जिसमें क्रिस्टल उपस्थित हो। क्रिस्टल जैसे कोई नमक का मैं उदाहरण लेता हूं, उसमें जो NaCl होता है उसमें आपने देखे होंगे क्रिस्टल होते हैं। तो जैसे कार्बन का एक तो हो गया क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप, यानी ऐसा अपर रूप जिसमें क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब क्रिस्टलीय अपर रूप 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो कार्बन के अपर रूप हैं क्रिस्टलीय अपर रूप वो 3 तरह के प्रकृति में पाए जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अभी हम आगे इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, यानी जिनमें क्रिस्टल पाया जाता है, वो होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तीनों जो कार्बन के अपर रूप हैं इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप 6 तरह से होते हैं। कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन, यानी जो CO2 होती है वो भी गैस कार्बन में आती है। अब जो अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। इनमें क्या होता है? इनमें क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन में क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टल पाए जाते हैं। यानी ये कैसे हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप है और ये 6 अक्रिस्टलीय अपर रूप। यानी कार्बन के टोटल अपर रूप की बात करें तो उसमें 3 क्रिस्टलीय अपर रूप और 6 अक्रिस्टलीय अपर रूप, यानी टोटल 9 अपर रूप होते हैं।
इसमें पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। पहले हम क्रिस्टलीय अपर रूप की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप वह अपर रूप होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु, जैसे दो कार्बन होते हैं, जो अपर रूप होते हैं, यानी हम कार्बन के अपर रूप पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन तत्व पाए जाएंगे, यानी परमाणु पाए जाएंगे। और क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक निश्चित व्यवस्था होती है, यानी जैसे कोई ग्रेफाइट या हीरा है, जैसे हीरा है तो वो इस क्रम में पाया जाता है, तो उसमें निश्चित व्यवस्था में ही पाया जाता है। निश्चित व्यवस्था में कार्बन जुड़े होते हैं, यानी यहाँ पर कार्बन पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, जिसके कारण कार्बन के अपर रूप को उसके संरचना की प्राप्ति होती है। यानी इसमें क्या हो गया, निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित व्यवस्था। निश्चित व्यवस्था होती है और निश्चित संरचना और ज्यामिति होती है, यानी जो संरचना होती है वो एकदम फिक्स होती है। इसके साथ ही जो कार्बन कार्बन तत्व होते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन तत्व है, इनके बीच में जो बंध होगा वो एक निश्चित क्रम में होगा, यानी इनकी जो बंध लंबाई है, बंध कोण है, वो भी एकदम निश्चित होगा। जैसे यहाँ पर जो बंध कोण पाया जा रहा है वही वहां पर, यही यहाँ पर और यही यहाँ पर, यानी इनमें निश्चित बंध कोण पाया जाता है। तो अगला गुण क्या हो गया क्रिस्टलीय अपर रूप का, निश्चित बंध कोण, यानी जो दो निकटवर्ती बंध होते हैं उनके मध्य का जो कोण होता है वो हमेशा निश्चित रहता है। तो इस प्रकार के अपर रूप को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन परमाणु जो है वो निश्चित व्यवस्था में पाए जाते हैं, जिससे उनकी जो ज्यामिति या संरचना होती है वो भी निश्चित होती है, और उन कार्बन कार्बन तत्व परमाणुओं के बीच निश्चित बंध कोण पाया जाता है। इस प्रकार के अपर रूप को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप। यानी ये जो अपर रूप होते हैं ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो है वो निश्चित व्यवस्था में पाए जाते हैं, संरचना उनकी ज्यामिति समान होती है और उनमें निश्चित बंध कोण पाया जाता है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। इसमें पहला आता है हीरा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला आता है हीरा। हीरा होता है उसमें कार्बन कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, यानी वो अन्य 4 कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। जैसे ये कार्बन है, इसकी संयोजकता 4 है। तो हीरे में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमने एक कार्बन ले लिया हीरे का, तो वो जो कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना। त्रिआयामी यानी 3D स्ट्रक्चर है ये। जैसे हम इसको मिला दें, इनको इस प्रकार से मिला दें, तो ये जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर बन गई, यानी त्रिआयामी संरचना बन गई। और इनमें 4 फलक उपस्थित हैं। फलक कितने हैं, 4 हैं। 4 कैसे हैं, देखो, एक तो ये वाला फलक हो गया, एक फलक, दूसरा ये वाला फलक हो गया, दूसरा, इसके बाद में तीसरा कहां पर होगा, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला। यानी ये कैसी संरचना में होती है, चतुष्फलकीय त्रिआयामी संरचना, यानी 3D स्ट्रक्चर होती है और चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो इस तरह से ये जो अगला कार्बन है ये भी 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। 2 कार्बन तो यहां पर जुड़ गए, इससे एक कार्बन, ये 2 और 3, एक और जुड़ा होगा, यानी इस कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो गई। इसी प्रकार इनसे भी एक एक और जुड़ा रहेगा, जिससे इनकी भी संयोजकता पूरी हो जाएगी। अब ये वाला कार्बन एक के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ और जुड़ जाएगा। इस प्रकार जो कार्बन है उनकी संयोजकता पूरी हो जाती है। यानी जो हीरा होता है उसमें सभी कार्बन परमाणु हैं वो आपस में अनाबंधित होते हैं और चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यह कार्बन का जो हीरा है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्बन का अति शुद्ध रूप
कौन सा है? तो उसका आंसर होगा हीरा। हीरे में जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध उपस्थित होता है, जैसे ये वाला बंध है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन कार्बन के मध्य के बंध की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इस कार्बन कार्बन के मध्य की लंबाई इतनी, तो यहां पर ये वाले बंध की भी इतनी ही होगी। समझ में आ गया कि ये किस प्रकार से होता है? ये किस प्रकार से होता है? कार्बन और कार्बन है, ये कार्बन कार्बन, इनके मध्य जो बंध उपस्थित होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार जो सभी कार्बन कार्बन मध्य बंध हैं उनकी लंबाई 1.54 होगी। यह विद्युत का कुचालक होता है। ये आपको याद रखना है कि हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक क्यों होता है? क्योंकि चालक कब होता है? कोई भी चीज चालक कब होती है? जैसे यहां पर कोई भी कार्बन का जो परमाणु है वो यहां पर हम ले लेते हैं। जैसे ये कोई कार्बन का परमाणु है, ये कोई कार्बन है। अब इसमें क्या होता है? ये चालक कब होता है? जैसे हम यहां पर इलेक्ट्रॉन इसे दे रहे हैं, चालक तभी तो होता है जब इलेक्ट्रॉन उसमें से प्रवाह कर जाए। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, जबकि यहां पर इसकी वैलेंसी 3 हो रही है। जैसे 1, 2 और 3, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से चला जाएगा। अब आगे जाकर कहां जाएगा? ये जाएगा आगे यहां पर। अब यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस पदार्थ से हो रहा है। यानी ये पदार्थ कैसा है? विद्युत का सुचालक है। अब हीरा कुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि सभी कार्बन जो होते हैं वो 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी ये वाला कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सभी कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उनकी वैलेंसी कैसी है? कंप्लीट है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जाने के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि इसकी संयोजकता जैसे यहां पर देना है तो इसकी संयोजकता पूरी है, क्योंकि ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन के साथ जुड़ा होने के कारण इसकी संयोजकता खाली नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यानी ये कैसा होगा? विद्युत का कुचालक होगा। हीरे का अगला गुण है कि इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है वो कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध होता है, और वो भी प्रबल सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व के 2 समान परमाणुओं के बंध मध्य कोई बंध उपस्थित हो तो उस बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी हीरे के अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और ये बंध भी बहुत प्रबल होता है, क्योंकि इसमें कोई भी अन्य कोई अशुद्धि नहीं है, यानी टोटल सभी कार्बन है। तो इसके कारण इनमें प्रबल सहसंयोजक बंध होगा, और प्रबल सहसंयोजक बंध होगा तो इनकी एक ठोस संरचना होगी, क्योंकि ये त्रिविम जालक के समान होंगे। अभी हमने बताया कि इसकी त्रिविम संरचना किस प्रकार की होती है, यानी यहां पर जो त्रिविम संरचना हो रही है वैसे ही इधर को होगी, इधर भी होगी इसी प्रकार से। जैसे यहां पर ये भी त्रिविम संरचना हो गई, तो त्रिविम संरचना होने के कारण ये एक कठोर धातु बन जाती है। और आपको बता दें कि जो हीरा होता है वो अब तक खोजे गए सबसे कठोर धातु है, यानी हीरा अब तक का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा का गलनांक कितना होता है? हीरा का गलनांक 3843 केल्विन होता है, यानी ये जो बहुत प्रबल है, क्योंकि इसके अंदर प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कठोर संरचना होती है। उससे क्या होगा? इसका गलनांक भी ज्यादा होगा। इसका गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। ये क्या है? गलनांक। अगला गुण है कि हीरा पारदर्शी होता है, यानी हीरे में से प्रकाश चला जाता है, पार चला जाता है। अब पार क्यों चला जाता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको बता दें कि ये पारदर्शी क्यों होता है। क्योंकि हमें पता है कि हीरा कहां से खोजा जाता है? कोयलों की खदानों से। कोयलों की खदानों से हीरा निकाला जाता है।
तो हीरा जो है वो क्यों होता है कठोर? क्योंकि जो कोयलों की परत होती है, कोयलों की खदानों में बहुत बड़ी बड़ी परत होती हैं, उनके दबाव पड़ने से हीरा जो है वो पारदर्शी हो जाता है या पारदर्शक हो जाता है। तो इस तरह से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमें हीरा बनाना हो तो हीरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन कार्बन परमाणु लेंगे, कार्बन कार्बन परमाणु लेंगे। अब इनके जो है इनके ऊपर उच्च दाब और उच्च ताप से उपचारित करेंगे, उच्च दाब और उच्च ताप देंगे, तो जिसके कारण ये किस में बदल जाएगा? कार्बन और कार्बन के मध्य सह संयोजक बंध पाया जाएगा, बंध बन जाएगा, यानी प्रबल हो जाएगा, कठोर हो जाएगी और दबाव पड़ने से क्या हो जाएगा? पारदर्शक हो जाएगा, जिससे किसका निर्माण होगा? हीरे का निर्माण होगा। हीरे की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, यानी इसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या होगा? जैसे यहां पर कार्बन की बात करें तो यहां पर कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो डॉट है वो क्या है? कार्बन है, और लाइन क्या है? उनके मध्य जो बंध है उनको दर्शाती है। तो ये वाला कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हीरे में जो कार्बन होता है वो निश्चित क्रम में होता है, निश्चित संख्या में होते हैं, और वो एक त्रिविम संरचना बनाते हैं, यानी 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। हीरे का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है? हीरे का पहला उपयोग है कांच को काटने में। कांच को काटने में, कांच को काटने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सर्वाधिक कठोर धातु है, यानी कठोर क्या है? पदार्थ है, इसके कारण इसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में, चट्टानों व पत्थर काटने में क्यों किया जाता है? क्योंकि हीरा सर्वाधिक कठोर धातु है, तो ये पत्थर और चट्टानों को काट सकता है। इसका उपयोग कई रत्नों व आभूषणों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि हीरा एक पारदर्शक और एक चमकीली पदार्थ है या धातु है। इसके कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? रत्नों और आभूषणों के निर्माण में। क्रिस्टलीय अपर रूप में अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो है, ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। क्यों लिया गया है? क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो हमारी पेंसिल में उपयोग लिया जाता है, यानी हम जो लिखते हैं पेंसिल से, उसमें जो ब्लैक कलर का पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। इससे ही इसका नाम पड़ा है, यानी हम लिखते हैं पेंसिल से, तो लिखने को हम क्या कहते हैं? ग्रेफो, और ग्रेफो से पड़ा है नाम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन होता है वो अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम यहाँ पर एक कार्बन ले लेते हैं, ये कार्बन जो है वो अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहां पर तो क्या होता है? 2-2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक नीचे और पाया जाता है। जैसे ग्रेफाइट जो होती है वो परतों के रूप में पाया जाता है, और ये तल बनाते हैं। जैसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो संरचना कैसी पाई जाती है, उनमें परत कैसे पाई जाती है। तो पहले तो जो कार्बन होता है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से षटकोणीय संरचना बनाती है, यानी इसमें 6 कोण है, इसलिए षटकोणीय संरचना बनाती है। तो इस प्रकार ये षटकोणीय संरचना बनाती है, यानी यहाँ पर एक परत का निर्माण हो गया। जैसे समझ लो ये छोटी सी परत है, इस प्रकार ये बहुत बड़े वलय पाई जाती हैं, षटकोणीय फलक पाई जाती हैं। अब इनमें एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? यहां पर तो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहां पर भी जो पाए जाने वाला कार्बन है, अगर यहां पर भी हम एक और षटकोणीय फलक बनाएं तो यहां पर भी ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यहां पर क्या होता है? वलय पाई जाती हैं, जिससे ये वाला जो कार्बन है वो 3 वाला बनाएगा, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर इसका वैलेंसी पूरी करनी चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। अब ये खाली हो गया, यानी ये जो है ग्रेफाइट वो विद्युत का सुचालक होता है। यानी परत अगर हम बढ़ाते जाएं तो लास्ट वाला कार्बन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। जैसे यहां पर इसकी संयोजकता 2 है, यानी इसकी संयोजकता 2 कंप्लीट हो गई है, लेकिन 2 संयोजकता बच रही है, यहां पर भी 2 संयोजकता बच रही है।
अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रवाह करें तो ये इन कार्बन के माध्यम से होता हुआ यहां से निकल जाएगा। यानी ग्रेफाइट होता है वो कहता कैसे होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है। तो ये तो हो गया ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार की होती है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक कैसे होता है। अभी हमने जाना था कि ग्रेफाइट जो है वो परतों के रूप में पाया जाता है, यानी एक परत तो ये हो गई, इसी तरह इसके समान दूसरी परत और होती है, दूसरी परत सेम टू सेम इसके जैसी होती है। जैसे यहां पर इसके समान एक दूसरी और परत है। अब इस वाली ये जो ऊपर वाली परत है इसका ये वाला कार्बन इस नीचे वाली परत के सेम टू सेम इसी कार्बन के साथ दुर्बल बंध बनाकर रखता है। इस प्रकार ये भी। तो ये है ना आपस में ऊपर एक दूसरे के ऊपर परत बना के रखते हैं, यानी इनमें परतें पाई जाती हैं और जिसके कारण ये इस परत पर ये फिसल सकती है, ये फिसल सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। यही कारण है कि यानी ये जो परतें आपस में फिसल सकती हैं, यही कारण होता है कि हम इन्हें पेंसिल के रूप में काम में लेते हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो वो लिखा कैसे जाता है, जैसे हम पेंसिल से लिख रहे हैं तो जैसे यहां पर लिख दिया तो यहां पर जो है एक परत फिसल गई है, नीचे वाली परत से फिसल कर यहां पर लग गई है, जिसके कारण लिखा जाता है। तो यानी इनमें परतें पाई जाती हैं और उनके मध्य दुर्बल बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण वो परतें आपस में फिसल सकती हैं। यही कारण होता है कि इनका उपयोग शुष्क स्नेहक और पेंसिल में किया जाता है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का होता है, काले धूसर रंग का एक मुलायम पदार्थ होता है और ये कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल और शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें परतें पाई जाती हैं जो आपस में फिसल सकती हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में, यानी जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं वो उसमें भी हम ग्रेफाइट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट कैसा है, विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में और नाभिकीय परमाणु भट्टी मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है फुलरीन, यानी जो कार्बन का अगला क्रिस्टलीय अपर रूप है वो फुलरीन है। अब इसका नाम जान लेते हैं। ग्रेफाइट का नाम तो किससे पढ़ा था, ग्रेफो से, जिसका मतलब होता है लिखना। फुलरीन का नाम कैसे पढ़ा, फुलरीन का नाम जो है वस्तुकार के नाम पर पड़ा। वस्तुकार थे अमेरिका के बकमिंस्टर फुलर के नाम पर जो ये पदार्थ है कार्बन का जो क्रिस्टलीय फुलरीन पड़ा। फुलरीन की संरचना गोलाकार होती है और ये 3D होती है, यानी जैसे हम समझ सकते हैं फुटबॉल की तरह। फुलरीन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। फुलरीन में 60 से 70 कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु 60 से 70 पाए जाते हैं। अब अगर फुलरीन भी कई प्रकार के होते हैं। फुलरीन में अगर हम सबसे स्थायी फुलरीन की बात करें तो सबसे स्थायी फुलरीन C60 होता है, यानी C60 जिसमें कार्बन 60 होते हैं। इसे हम बुकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। यानी सबसे स्थायी जो फुलरीन होता है ये कौन सा होता है, C60 फुलरीन या बुकमिंस्टर फुलरीन। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो बकमिंस्टर फुलरीन होता है यानी C60 फुलरीन होता है, इसमें 32 फलक पाए जाते हैं, 32 फलक पाए जाते हैं, जिसमें से 20 षटकोणीय होते हैं, यानी फलक पाए जाते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हो गई उसे हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। यानी जो फुलरीन होता है उसमें 32 तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, 32 क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनमें से 20 तो षटकोणीय पाई जाती है, यानी इस प्रकार की षटकोणीय, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और 12 पाई जाती हैं पंचकोणीय। तो इसमें टोटल कितनी हो गई, 20 तो षटकोणीय और 12 पंचकोणीय, तो टोटल कितनी हो गई, 32 हो गई। यानी इसमें 32 फलक पाए जाते हैं।
इनमें जो कार्बन कार्बन होता है उनके मध्य की जो लंबाई होती है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। यहां पर भी यही होगी। टोटल सभी के जो कार्बन कार्बन के मध्य की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 1.40 एंगस्ट्रॉम। फुलरीन की संरचना गोलाकार होती है, यानी इस तरह की होती है जिसमें षटकोणीय भी पाए जाते हैं और पंचकोणीय भी पाए जाते हैं। ये थोड़ी गलत सी बन गई, लेकिन फुलरीन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? 3D होती है, जैसे फुटबॉल की संरचना होती है। फुलरीन का उपयोग किस किस में किया जाता है? फुलरीन का उपयोग प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में किया जाता है, आणविक बेरिंग बनाने में, और जो अधिकांश अपरूप है कार्बन के वो कोई तो सुचालक है कोई कुचालक है, लेकिन जो अधिकांश अपरूप है वो अगर हम उन्हें उच्च ताप पर अगर विद्युत प्रवाहित करें तो उनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जो फुलरीन अपरूप होता है उसमें अगर हम उच्च ताप पर भी अगर उसमें विद्युत प्रवाहित करें तो वो अति चालकता प्रदर्शित करता है। इसके कारण यह कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप होता है। यहां पर हमारे जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हीरा व ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। हीरा व ग्रेफाइट में पहला अंतर है संरचना में। हीरा जो है वो संरचना में चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय यानी इसमें जो है अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें फलक कितने पाए जाते हैं? 4 फलक पाए जाते हैं, और यह एक त्रिविम संरचना होती है। जबकि ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना पाई जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था षटकोणीय संरचना इस प्रकार की। जबकि कार्बन में ये जो हीरा है उसमें क्या हो रहा था? चतुष्फलकीय। यहाँ पर एक कार्बन था, इससे 4 कार्बन जुड़े हुए थे, जिससे इसमें क्या कैसी स्ट्रक्चर निर्मित हो रही थी? चतुष्फलकीय संरचना निर्मित हो रही थी। अगला अंतर है भौतिक अवस्था, यानी जो हीरा है वो रंगहीन होता है, यानी उसमें पारदर्शी होता है या वो चमकीला होता है। तो ये कैसा होता है? रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो चमकदार, अपारदर्शी और काले धूसर रंग का होता है। अगला अंतर है कठोरता। हीरा अब तक की खोजी गई सभी पदार्थ हैं उनमें सबसे अधिक कठोर है। अगला जबकि ग्रेफाइट जो है वो मुलायम और चिकना होता है। मुलायम और चिकना। विशिष्ट घनत्व। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51, जबकि ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। इसकी अगला अंतर है विद्युत चालकता। जो ग्रेफाइट है उसमें क्या होता है? कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होती है, जिसके कारण उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो जाता है। यानी ग्रेफाइट कैसा है? सुचालक है, जबकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कार्बन जो है वो अपनी संयोजकता पूरी कर लेते हैं, यानी ये विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर हमारे हीरे और ग्रेफाइट में अंतर कंप्लीट होता है और कार्बन के अपरूप कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हम दैनिक जीवन में उपयोगी दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानेंगे।